ओके, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने जान लिए थे लास्ट वीडियो में हमारे वायरलेस रोमिंग के। इस वीडियो में चलिए हम कंटिन्यू करते हैं द सेम विद द विजुअलाइजेशन डायग्राम्स एंड द रिलेटिव थियरी। तो ये सब बातें हैं जो आई गेस मैं लास्ट वीडियो में शुरू में मैंने बताया था कि आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं, आपके पास कुछ एक्सेस पॉइंट्स हैं, एंड हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑटोनॉमस एपीज की, है ना। तो ऑटोनॉमस जो हमारा आर्किटेक्चर था, तो मैं लाइट वेट की कंट्रोलर बेस्ड की बात इसमें फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्लाइंट एसोसिएशन रिक्वेस्ट और री एसोसिएशन रिक्वेस्ट भेजते हैं एपीज को, जिस भी बीएसएस को वो मतलब पहली बार जब वो एसोसिएट हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन रिक्वेस्ट। तो एक बार एसोसिएट हो गया एक एपी के साथ, दूसरे एपी के साथ, उन दोनों में तो एक साथ काम नहीं करेगा ना एक चैनल पे, तो एक क्लाइंट एक ही से जुड़ा रहेगा, तो उससे एसोसिएटेड है। अब मान लो वो उससे हटके रोम करके दूसरे पे जाएगा, तो उससे वो अब री एसोसिएट होगा ना, एसोसिएट नहीं होगा दोबारा, क्योंकि एक बार वो हो चुका है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एसोसिएशन किसको बोलते हैं, जब आप नई एसोसिएशन बनाते हैं, बिल्कुल। आपकी जो एक्सचेंज होते हैं आपके लाइसेंसेस, क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल सिग्नेचर्स कह लो, या तो या फिर कह लो कि नॉर्मल मैं लैंग्वेज बोलूं कि आपका पासवर्ड्स एक्सचेंज होने हैं। सिंपल, आप एसएसआईडी पे क्लिक करेंगे, आपसे वो पासवर्ड पूछेगा, अगर नॉर्मल सिक्योरिटी आप यूज कर रहे हो पर्सनल वाली, तो प्री शेयर्ड की होगी, एक पासवर्ड आप डाल दोगे चल जाएगा। लेकिन अगर आप एंटरप्राइज सिक्योरिटी की बात करते हो, 802.1x, आप ईएपी प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क बेस्ड ट्रिपल ए सर्वर की बात करते हो, तो वहां पे आपका डेटाबेस से मैच होगा सर्वर पे, फिर आपको वो क्रेडेंशियल्स मिलेगी। तो वो एक बार जब होता है पहली बार, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। जब दोबारा से आप सेम उसके साथ, जैसे बोलते हैं ना कि किसी के साथ आप पहली बार मिलते हो या किसी के घर जाते हो, तो वो एक ज्यादा पहला फॉर्मल सब कुछ होता है शुरू में। दूसरी बार जाते हो तो फर्क पड़ जाता है चीजों का, है ना। तो कुछ ऐसी बेसिक औपचारिकताएं हैं जो आप नहीं करते। तो सेम थिंग हियर। चलिए जी, तो ये एक आर्किटेक्चर थोड़ा सा समझिए जरा, ये प्रोसेस है कि कैसे आप जब रोम करते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया था, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है बस, और कुछ नहीं है। कि मान लो मेरे पास ये जो एक्सेस पॉइंट है, एक AP1 है, एक AP2 है। तो पहले जो मेरा क्लाइंट था, वायरलेस का कोई भी यूजर हो सकता है, इससे जुड़ा था, क्योंकि इसको जो सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही होगी उस चैनल पे वो इससे ज्यादा मिल रही होगी। ठीक है जी। फिर मान लो ये धीरे धीरे चलता चलते यहाँ आ गया। यहाँ पे आते ही फिर इसको क्या होगा कि उस बीएसएस से जो इसकी ये रेंज है ना, और मैंने बताया था ये ओवरलैप वाली होती है। और आप जब भी अपने वायरलेस के नेटवर्क डिजाइन करते हो, तो एक की जो रेंज है जो बीएसएस है, दूसरे से क्या होना चाहिए आपका, थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज उसकी ओवरलैप करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपके आ जाते हैं ब्लैक होल। मान लो आपका एक एपी ने प्रोवाइड करवाई ये कनेक्टिविटी, ठीक है, और एक एपी ने प्रोवाइड करवाई ये कनेक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको किसी भी एपी से कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, और आप यहाँ पे मान लो इंटरनेट चला रहे थे तो वो ब्रेक हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी एक्सेस पॉइंट्स लगाते हैं तो वो ऐसे लगाएंगे, उनके जो बीएसएस है वो एक दूसरे से क्या करें, क्या क्या बोलते हैं इसको, ओवरलैप कर जाए यहाँ से इधर। ऐसा कोई एरिया, ये जो बच गया ना अभी देखो ध्यान से, ये जो बच गया ये नहीं बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। अच्छा, तो कमिंग टू द ओरिजिनल पॉइंट, ये इससे आया, सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी मिली तो ये इससे कनेक्ट हो गया। एक्चुअली हुआ क्या होगा कि जो AP1 के पास जितने भी क्लाइंट जुड़े होंगे उनकी इंफॉर्मेशन रहती है, और AP2 के पास जितने भी आपके पास एपी होंगे आपके इन्फ्रा में, सबके पास। तो अब ये पहले किस पे जुड़ा था, क्लाइंट 1 की एसोसिएशन किसके साथ थी, AP1 के साथ, अच्छी बात है। अब जब ये यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ से हट गया देखो, क्योंकि ये किसके पास चली गई, अब ये एसोसिएशन आपकी AP2 के पास। सिंपल। ओके, फिर आप बात करो, ठीक है, ये वही थियरी आप पढ़ लेना इसको, कि क्या बोलता है, जब भी सेल की बाउंड्री के नजदीक आपका क्लाइंट डिसाइड करता है कि AP1 से जो सिग्नल की स्ट्रेंथ थी वो डिग्रेड होगी, तो ये कहीं और देखेगा स्ट्रॉन्गर सिग्नल के लिए, वो इसको AP2 से मिल गया, तो वहां पे एसोसिएट री एसोसिएट हो जाएगा। ईच टाइम द क्लाइंट डिसाइड्स दैट द सिग्नल फ्रॉम वन एपी हैज डिग्रेडेड इनफ, तो वही बातें आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं कंट्रोलर बेस्ड रोमिंग की तरफ। ठीक है, तो कंट्रोलर बेस्ड रोमिंग में अगेन वही है, आप अगर देखोगे कि मेरा अब ये किससे जुड़ा है, WLC से। अच्छा अच्छा, ये मैंने ना गड़बड़ कर दी होगी, चलो आप मान लो ये L3 स्विच का ही सिंबल है, अगर आप नोटिस करोगे तो पता नहीं ये टाइम बचाने के लिए किया या जल्दबाजी में किया। ये देखो, ये भी L3 स्विच है, मैंने जो इमेज लगाई है स्विच है मान लो, मैं अगर L3 भी ना बोलूं, और यहाँ पे भी ये मेरा क्या है, दिस वन है ना। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये क्या है, WLC, तो मुझे माफ करिएगा इसके लिए।
चलिए, क्योंकि ये WLC का सिंबल ऐसा नहीं होता। चलिए, WLC1 है, WLC1 है मतलब एक ही कंट्रोलर है। चलिए जी, बिफोर रोम, तो मेरा जो यूजर था, क्लाइंट था, वो किससे जुड़ा है? पहले एक्सेस पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखिए जरा, कि हमने बात की थी जब हम बात कर रहे थे स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर की, कि WLC और AP के बीच में क्या बनती है? कैप वेप टनल। ये मेरी क्या बनी हुई है यहाँ पे? टनल। इसी के थ्रू आपका मैनेजमेंट की ट्रैफिक और डेटा ट्रैफिक दोनों पास करती है। तो जब भी आपने APs को WLC से कनेक्ट कर दिया होगा तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में क्या बन चुकी होगी? कैप वेप टनल्स। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर, अब इस क्लाइंट की जो एसोसिएशन है वो कहाँ रहेगी आपकी? WLC के पास, ठीक है। ये WLC की डेटाबेस है कि इसके पास कौन से एपी है। AP1 का पता है इसको, AP2 का पता है, ठीक है। और अब की बार जो क्लाइंट 1 है वो किससे जुड़ा है? आपके AP1 से, ये देखिए। और ये किस WLAN में है? WLAN मतलब वही जो SSID दिखती है आपको, जिस पे आप कनेक्ट करते हो क्लिक करके, ठीक है। पर जैसे ही ये अब क्या करता है? मूव करता है। अच्छा, इसमें आप देखोगे SSID स्टाफ है और उसको नेटवर्क में जो IP मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? 192.168.100 की, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा एपी है ना तो ये फिजिबल नहीं है, क्लास बी या क्लास ए का मिलता है आपको, पर मैंने एग्जांपल लिया है सिर्फ एक। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करिए जरा, यहाँ पे क्या 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 किया हुआ है मैंने, कि ये जो नेटवर्क है, इस वाले एक्सेस पॉइंट का सबनेट है और इस वाले एक्सेस पॉइंट का सबनेट है, वो दोनों सेम है। मतलब दोनों की वीलैन भी क्या है? मतलब मेरे पास सेम है। ये वीलैन 100 में होगा, ये भी वीलैन 100 में होगा, ठीक है। सेम है दोनों। चलिए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद अगर मैं देखूं कुछ बचाने वाला है, हाँ, रोमिंग के बाद अगर आप देखोगे, अब ये जो यूजर था ये यहाँ से हटके कहाँ से जुड़ गया? आपके AP2 के साथ। चलिए जी, अब ये कैप वेब टनल के थ्रू कहाँ पे जा रही होगी इन्फॉर्मेशन? आपके WLC के पास, ठीक है। तो अब जो क्लाइंट 1 था वो किससे जुड़ गया? आपका AP2 से। और वो किस SSID में? फिलहाल स्टाफ वाली में ही, ठीक है। तो थोड़े से शब्द अलग हो गए होंगे पर बेसिक आइडिया अगर आपने नोटिस किया हो तो वो सेम है। ये क्या है? आपका इंट्रा कंट्रोलर रोमिंग। अगर मैं अभी बात कर लूं इसके बारे में ना, तो दो तरह की रोमिंग है, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, इंट्रा कंट्रोलर एंड इंटर कंट्रोलर, ठीक। ये एक बेसिक आइडिया आपको दिया कि ऐसे आपका एक एपी से दूसरे एपी पे चला जाएगा, फिर आपका जो कंट्रोलर होगा ऊपर WLC। अब मैं यहाँ बात कर लूं कि अगर कंट्रोलर एक ही हो तो वो किस तरह की रोमिंग कहलाती है? इंट्रा कंट्रोलर। एक ही कंट्रोलर है, सीधी सी बात है। अगर कंट्रोलर ज्यादा हो और अगर आप एक कंट्रोलर से दूसरे पे जाएं तो वो इंटर कंट्रोलर। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हैं, कुछ इसमें मुझे नहीं लग रहा कि इन्वॉल्व इन क्लाइंट रोम कंट्रोलर हैज टू अपडेट इट्स। ये भी आप कर लोगे। हाँ, ये बड़ा ही सरल है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। ये एक अच्छा पॉइंट है जो आपकी इंट्रा कंट्रोलर रोमिंग है। तो बहुत लाइक द लीस्ट टाइम इट टेक टू रोम फ्रॉम वन एपी टू अनदर, है ना। तो मान लो जो आपके रियल टाइम कम्युनिकेशन है उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट अगर आप जरा पढ़ेंगे कि जी क्लाइंट को कुछ पता नहीं है कि जो दो एपीज हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं किसी कंट्रोलर के थ्रू, क्या यूज करके? कैप वेब टनल्स को यूज करके। मतलब कि आपका जो क्लाइंट है, जो यूजर है, उसको कोई आइडिया नहीं। जैसे यूजर को वीलैंस और उस सब का आइडिया नहीं होता ना, ट्रंकिंग का, ऐसे इसको WLC का और कैप वेब टनल का भी, ऊपर जो हाई लेवल है ना, कंट्रोल प्लेन है इसका, उसको कुछ नहीं पता है। ये तो बस सिंपली डिसाइड करता है, मेरे को यार अपने चैनल या सिग्नल जो था उसको एनालाइज करके मुझे पता चला एक एपी से स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिल रहा, तो मेरे को दूसरे से लेना चाहिए क्योंकि वो है मेरे आसपास। तो वो उस बेस पे रोम करता है सिर्फ, ठीक है, अपनी ही सिग्नल एनालिसिस के। उसको ये नहीं पता था कि यार ऊपर हाँ कोई कंट्रोलर बैठा और रोम करवाने के लिए, और वो कैप वेब टनल बनाए बैठा दूसरे एपी के साथ और तुम्हें वो उससे अच्छी सिग्नल दे देगा ना। वो तो बैकएंड में आप अपने लिए मैनेज कर रहे हो। चलिए जी, तो टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए मैंने बताया जैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एफिशिएंट रोमिंग। और एफिशिएंट रोमिंग का मतलब होता है कि आपको मान लो कि 25 मिली सेकंड के बाद अगर आपकी कोई कॉल, उसमें ना क्वालिटी में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है ना। तो आप चाहेंगे कि इससे कम ही आपका टाइम रहे, जैसे एक एपी से दूसरे एपी में जाने के लिए, ताकि ये टाइम फ्रेम ऐसा हो आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो 10-5 मिली सेकंड की भी। तो वो रोमिंग कहलाएगी एफिशिएंट रोमिंग आपकी, ठीक है। ये एग्जांपल दिया है।
तो जब एक रोमिंग होती है तो एक ब्रीफ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मे बी जब क्लाइंट ना तो इससे पूरी तरह से हटा है इस एपी से, ना दूसरे एपी से पूरी तरह से जुड़ा है, मतलब वो बीच में लटक रहा है, तो जो उससे जो क्या बोलते हैं सर्विसेज वो यूज कर रहा होगा फिर वायरलेस की, वो भी अफेक्टेड होगी, नो डाउट। ठीक है, तो इस जब ये टाइम कम से कम हो, जो कौन सा ये जहां पे ये लटक रहा है और ये ना ही हो तो अच्छा है, एंड यूजर प्रोबेबली विल नॉट इवन नोटिस दैट द रोम ऑकर्ड। तो अगर ये टाइम जो है इससे कम हो तब हमें नहीं फर्क पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। चलिए बाकी अगर ये बातें आप नॉर्मली नोट्स भी पढ़ लोगे आप पॉज करके भी, तब भी आई गेस समझ आ गई होंगी ये बातें सारी। ठीक है, ये कुछ बातें हैं आप देख लीजिए कि फर्क किस किस चीज से पड़ता है। जब आप रोम करते हो तो एक तो आपको आईपी मिल रही है, ठीक है, और वो आईपी जनरली हम प्रेफर क्या करते हैं डीएचसीपी से, क्योंकि अगर स्टैटिक आप सोचो तो ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, स्टैटिक तो आप कर ही नहीं सकते अचीव इसको, है ना। तो एक तो आईपी का कंसर्न है कि जो रिन्यू करेगा अपनी डीएचसीपी की लीज, है ना, फ्रॉम गोइंग टू वन एपी टू अनदर एपी, तो उसमें कितना टाइम लगता है। एंड जो ऑथेंटिकेशन है, अगर आप बात करो कि यार आप 802.1x या नॉर्मल कोई भी आपकी सिक्योरिटी है, कौन सी वाली, कौन सी थी हमारी, एक जो पर्सनल सिक्योरिटी है, तो उसमें जो एक यूजर जो स्टेशन और एक जो एक्सेस पॉइंट है इनके बीच में की एक्सचेंज होती है ना। तो वो जो मैच करेंगे, अब ठीक है यार पहले वाले एपी से तो इसने अपनी कर रखी होगी ऑथेंटिकेशन, पर मेरे लिए तो मुझे अलग से चाहिए ना कि हाँ इसको पता है कि नहीं उन कीज का। आपको पता है कि यार इसके लिए भी 1 2 3 की थी और इसके लिए भी 1 2 3 4, पर इसको तो नहीं पता ना, ये तो मैच करेगा अपने डेटाबेस से, तो उसमें जो टाइम लग रहा है वो एफिशिएंट रोमिंग की उसमें रेंज में है या उससे ज्यादा, मतलब आपकी रोमिंग एफिशिएंट नहीं हो रही है। तो ये कुछ है चीजें इनको अगर मैं बोलूं कि क्या कहते हैं ठीक रखने के लिए, विद इन चेक रखने के लिए कुछ सिस्को की तरफ से फीचर्स हैं, जैसे CCKM है, एक आपका की कैशिंग के नाम से आता है, और एक 802.11 आई गेस आर है ना। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, एनहांसमेंट्स हैं जो यूज करता है सिस्को एंड ओपन सोर्स, कि भाई यार आपका जो रोमिंग प्रोसेस है वो स्मूथ रहे। इनमें से कुछ की बात मैं करूंगा आगे आने वाले टाइम में, एक दो स्लाइड के बाद। बट यस दीज आर सम कंसर्न्स, अगर हम बात करें कि जो रोमिंग है उसको जो अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये दो मेजर चीजें हैं, इनकी वजह से रोमिंग आपकी स्लो हो सकती है, तो हमें इनका ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट है। तो जी ठीक है, उसके बाद इंटर कंट्रोलर रोमिंग, अच्छा इंट्रा कंट्रोलर रोमिंग की बात हमने कर ली। ठीक है, उसके कंसर्न की बात कर ली है, उसकी थियरी, उसकी जो भी हमारा कनेक्टिविटी, और ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ये डायग्राम, ये विजुअलाइजेशन, ये किसके लिए थी हमारी इंट्रा कंट्रोलर रोमिंग के लिए। तो अगली वीडियो में हम क्या कर लेते हैं इंटर कंट्रोलर रोमिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि आई गेस 12 15 मिनट की ये वीडियो जरूर होगी, है ना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, बाय बाय।